नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। और हम जो है अप्रैल 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंदर राष्ट्रीय परिदृश्य तक पहुंच गए थे। आज हमको आर्थिक परिदृश्य और प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ना है। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म्स आर्थिक परिदृश्य में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और जो सरकार की नीतियां हैं, जो उन्होंने बजट में घोषणाएं की हैं, उन सबको हम प्रादेशिक परिदृश्य में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से और पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आज आपके लिए होने वाला है। तो इस मैगज़ीन का जो पीडीएफ है उसको हम जल्दी अवेलेबल आप लोगों को करवा देंगे, तो आप थोड़ा दिन वेट कीजिए। जैसे ही ये मैगज़ीन कंप्लीट होगी, 1-2 वीडियो और बनेंगे इसके, इस पूरी मैगज़ीन को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका ये जो पीडीएफ है उसको हम टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस पर जाकर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी मैगज़ीन है 2020 की, 2021 में मार्च तक की जो मैगज़ीन है वो सब हमने वहाँ अपलोड की हुई है ऑलरेडी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा सभी मैगज़ीन का बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, तो आप जो करंट अफेयर्स तैयार करना चाहते हैं तो आप इन मैगज़ीन के द्वारा जो है सारे करंट अफेयर्स, हर मंथली करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसी नोट पे हम जो है हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आर्थिक परिदृश्य में आज हम देखते हैं, जो पहली न्यूज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो अभी जो है उन्होंने पर्यटक वाहन ऑपरेटर जो होते हैं, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन परमिट लेते हैं, उनमें कुछ नियमों में छूट दी है उनको, ताकि जो है वो परमिट लेने में उनको आसानी हो और जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है एफडीआई के बारे में। पहले हम ये समझते हैं कि एफडीआई होता क्या है। तो देखिए, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि दूसरे देशों की इकोनॉमी के अंदर जो है निवेश करते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं एफडीआई इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर हमारे देश में जो है टेक्नोलॉजी जो है दूसरे देशों से वो आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से क्या है हमारे यहाँ पर, और हाँ, जब ये चीज़ें आती है तो जो भी कंपनी या जो भी सेक्टर के अंदर इसका निवेश होता है तो उसके अंदर रोज़गार के अवसर जो हैं वो भी बढ़ते हैं। यानी कि एफडीआई अगर बात की जाए तो एफडीआई हमारे लिए अच्छा है। अब नेगेटिव पॉइंट तो कई सारे होते हैं, लेकिन हम अच्छाई की बात करेंगे। ये मैं इस क्यों बता रही हूँ आपको, एफडीआई मैंने क्यों बताया आपको, तो आप देखिएगा कि 2013 के अंदर आरएस मेंस में क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स के अंदर कि एफडीआई और एफआईआई, या जिसको एफपीआई कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ये क्या होता है, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है, शेयर्स को, ठीक है, शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये जो है इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। हॉट मनी क्यों कहते हैं? उसका रीज़न सिंपल सा है कि जब भी इनको लगता है कि अब इस शेयर में दम नहीं है तो वो उसको तुरंत सेल करके दूसरी जगह खरीद लेती है। यानी कि ये जो है किसी भी देश की इकोनॉमी को झटका भी दे सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हॉट मनी। तो अब देखिए कि हमारे यहाँ पर जो एफडीआई आता है उसको 2 रूट से बुलाया जाता है एफडीआई को, मतलब उसके लिए 2 रूट हैं। एक को कहते हैं ऑटोमेटेड रूट, एक को कहते हैं गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटेड रूट का क्या मतलब होता है कि ये जो निवेश है ये बिना किसी परमिशन के, ऑटोमेटिकली बिना किसी परमिशन के जो है आप कर सकते हो। गवर्नमेंट रूट का अर्थ यह है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर एफडीआई की परमिशन को लिमिटेड किया गया है, कि ऐसा नहीं है कि किसी का मन है और हम वहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा नहीं है। उसको पहले गवर्नमेंट की या फिर आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि अब आप यहाँ देखिए, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश जो है उसकी एफडीआई जो है उसकी सीमा को बढ़ा करके 74% किया है। अब ये आंकड़ा आपको रट लेना है, ठीक है। पहले जो बीमा क्षेत्र था यानी इंश्योरेंस का सेक्टर था, उसके अंदर ये 26% हुआ करता था एफडीआई। अब उसको 49% किया गया 2015 में, और अभी 2020 में जो है 2021-22 में सॉरी बजट के अंदर इसको बढ़ा करके 74% कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल कि जैसे कि सिंगल ब्रांड रिटेल है, सिंगल ब्रांड रिटेल, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि आप एडिडास के शूज़ खरीद रहे हैं, एडिडास के ही बैग खरीद रहे हैं, एडिडास का ही टेनिस रैकेट या जो भी आता है वो सब खरीदना है, तो वो एक हो गया सिंगल ब्रांड, एक ही ब्रांड के रिटेल सेक्टर में। तो वहाँ पर जो है 100% एफडीआई को अनुमति है, ठीक है। एविएशन, एविएशन का मतलब तो आप जानते हैं, वहाँ पर भी 100% जो है अनुमति दी हुई है। उसी तरीके से डिफेंस, तो डिफेंस में भी जो है अनुमति है, लेकिन वो 49% तक आई थिंक ऑटोमेटेड रूट से है, और उसके बाद वाला जो है गवर्नमेंट रूट से विद गवर्नमेंट परमिशन से है। तो ये हुआ।
अब एक चीज़ और थी इसमें, जो इस साल इन्होंने क्वेश्चन पूछा 2018 के मेंस में, वो क्वेश्चन ये था कि भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है वो कहाँ से मिलता है, कौन से देश से हमारे यहाँ निवेश आता है। तो देखिए उसमें आपको पूरी सीरीज़ लिखनी थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेशक हमारे यहाँ पर सिंगापुर, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है मॉरिशस से, ठीक है। तो ये दोनों आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है CSIR के फूलों की खेती अभियान का शुभारंभ, जिसको हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर मिशन। देखिए फ्लोरिकल्चर मिशन जो है आपका, आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो है फूलों की जो संभावना है वो भी बहुत अधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो इसीलिए जो है एक अभियान चलाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है देखिए जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल फ्लोरिकल्चर है, यानी कि फूलों की इंटरनेशनल जो खेती होती है, उसमें हमारा हिस्सा 0.6% ही है। इसलिए इसको बढ़ाने के लिए इस तरीके का मिशन जो है लाया गया है। इसको हॉर्टिकल्चर मिशन यानी बागवानी मिशन के अंतर्गत ही रखा गया है। इसमें देखिए जो सजावटी पौधे होते हैं, प्रसंस्करण, उनका विपणन, इनसे संबंधित कार्य जो है वो लोग करेंगे। तो इसका जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ICAR। उसके अलावा भी कई सारे जो है इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जैसे कि ट्राइफेड जुड़ा हुआ है, खुशबू और स्वाद विकास केंद्र कन्नौज में जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और विश्वविद्यालयों के सहयोग से जो है इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा संकलन जारी। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, फिर हमें ये समझना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, और फिर हमें ये समझना चाहिए कि दोनों से प्रश्न कैसे आते हैं। तो देखिए WPI और CPI से पहला प्रश्न तो इनके आधार वर्ष को लेकर के आता है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, और अभी जो है RBI ने WPI को छोड़ करके CPI को क्यों अपना लिया, ये तीनों प्रश्न आते हैं। तो देखिए अब थोड़ा अंतर समझते हैं WPI में और CPI में। WPI को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला जो आर्टिकल है वो क्या कहता है। दोनों में पहले अंतर देखते हैं। तो देखिए इसको जो है आपका उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, और इसको जो है आपका सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है, यानी कि जिसको आप CSO कहते हैं, वो जारी करता है, ठीक है। और इसके आंकड़े कौन एकत्रित करता है, तो NSSO जो द्वारा जो है इसके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। फिर देखिए कि जो आपका WPI होता है वो 4 प्रकार के WPI जो है वो जारी होते हैं। एक तो WPI जारी होता है प्राइमरी आर्टिकल्स के लिए, एक जारी होता है फ्यूल आर्टिकल्स के लिए, एक जारी होता है मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स के लिए, और एक जो है मेन WPI जारी होता है। जबकि CPI जो है वो 3 प्रकार के CPI जारी होते हैं। एक आपका होता है CPI फॉर रूरल एरियाज़, एक होता है CPI फॉर अर्बन एरियाज़, और एक होता है CPI रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं इसका आधार वर्ष। तो देखिए WPI का आधार वर्ष है 2011-12, CPI का आधार वर्ष है 2012, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारांश किसका, यानी वेटेज किसको ज़्यादा दिया जाता है, मतलब किन चीज़ों को जो है ज़्यादा इन्होंने जो है क्या कहते हैं वेटेज देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होते हैं आपके, जिनको आप कहते हैं विनिर्मित वस्तुएँ, उनको अधिक भारांश जो है वो दिया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे नाम से ही सिद्ध है, तो कंज्यूमिंग जो गुड्स होते हैं, यानी कि जो आपके खाद्य वस्तुएं हैं, उनको ज़्यादा इसमें भारांश दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। अब देखिए इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि WPI जो होता है उसमें केवल वस्तुओं को रखा जाता है, गुड्स को रखा जाता है, जबकि CPI में गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों को रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आपका साल 2014 था, वहाँ तक जो है WPI के आंकड़ों को ज़्यादा वेटेज दिया जाता था, उनको यूज़ किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद में CPI के जो आंकड़े हैं उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाने लगा है, अब उसको यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। तो अब देखिए CPI के आंकड़ों को क्यों इतना वेटेज मिला है, क्या रीज़न है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जो WPI है ये क्या करता है, होलसेल प्राइस पर जो है इन्फ्लेशन को दर्शाता है। ये कॉमन पीपल के लेवल पर जो है आपको कंज्यूमर के लेवल पर आपको मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नहीं दर्शाता है, इसलिए जो है WPI को छोड़ करके CPI को चुना गया। अब देखिए WPI में सिर्फ मैंने अभी आपको बताया था केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, यानी कि गुड्स को शामिल किया गया है, लेकिन CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों को शामिल किया गया है, इसलिए CPI ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए CPI को लिया गया। फिर देखिए WPI में जो है
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है उनको अधिक वेटेज दिया गया, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन सीपीआई में जो है फूड आर्टिकल्स, खाद्य पदार्थ जो हैं उनको अधिक भारांश दिया गया है या वेटेज दिया गया है। और आप सभी जानते हैं कि महंगाई का स्तर नापना हो तो लोगों के द्वारा ही नापा जाता है, इसीलिए कंज्यूमर के लेवल पर जो है महंगाई नापने के लिए, मध्यम वर्ग में महंगाई को नापने के लिए सीपीआई ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर सीपीआई को जो है काम में लिया जाता है बजाय के आपके डब्ल्यूपीआई के। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप एक बार अगर नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी मैंने अंतर बताया उनको आप लिख लीजिएगा कि कौन जारी करता है, आधार वर्ष क्या है और क्या क्या चीज़ें जो है दोनों में सम्मिलित है और कारण क्या है सीपीआई को मुख्य सूचकांक बनाने के लिए। तो उनको आप लिख लीजिएगा इसी मैगजीन में ताकि आपको वो याद रहे। ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर न्यूज़ क्या है। तो ये पूछ रहा है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा जो संकलन है उसको जारी किया गया है और ये अपने तरीके का पहला प्रकाशन है। तो इसको कहा है इन्होंने सीपीआई IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा सीपीआई रूरल एरियाज़ के लिए होता है, अर्बन एरियाज़ के लिए होता है और रूरल प्लस अर्बन के लिए होता है। तो ये पहली बार जो है इन्होंने सीपीआई IW जो है इनके ऐतिहासिक आंकड़ों के डिजिटीकरण और संकलन के रूप में प्रस्तुति, इस विषय पर आंकड़ों की कमी को जो है ये आंकड़े दूर करेंगे। यह संकलन जो है श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो के द्वारा अपनी स्थापना के बाद से संकलित सीपीआई IW सूचकांक के काल क्रमानुसार विकास की जानकारी जो है वो देगा। तो ये पूरा इसने टाइम पीरियड भी लिखा है। अच्छा हाँ, एक जो है 2015 में जो है एक क्वेश्चन आया था कि सीपीआई ये जो लेबर के जो आंकड़े हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े हैं, ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखिए कई ने इसको जो है CSO टिक कर दिया जबकि ये गलत था। इसका आंसर था लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। ये आपके 2015 प्रीलिम्स का सवाल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हमको इसको ध्यान में इसके जो है चीज़ों के ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी कबाड़ वाहन हो गए हैं, अब कबाड़ है कैसे पता चलेगा, तो जैसे प्राइवेट वाहन है तो वो 20 साल बाद में उनकी एक जो है 20 साल तक का उनका लाइफ साइकिल रहता है और जो अदर वाहन है उनका 15 साल तक का जो है लाइफ साइकिल रहता है। तो उसके बाद में जो भी होंगे उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि उनको विनष्ट कर दिया जाएगा। तो अब देखिए इसमें ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, एक तो वायु प्रदूषण कम करना और खटारा जो वाहन होते हैं वो वैसे भी ढंग से नहीं चलते हैं तो एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। तो इसलिए जो है इन सब के लिए जो है ये कार्य किया जा रहा है। अब इस नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं। तो देखिए वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिल पाने की स्थिति में 15 वर्ष के बाद अपंजीकृत जो है उनको कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स है उनके लिए जो ये अवधि है, उनकी जो एज है वो 15 वर्ष निर्धारित की गई है। जो आपके निजी वाहन है उनकी एज को 20 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके बाद इनका पंजीकरण या रद्द जो है वो कर दिया जाएगा। फिर देखिए वाहनों निजी प्लस वाणिज्यिक के शुरुआती पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद फिर से पंजीकरण कराने के लिए बढ़ा हुआ शुल्क जो है आपको देना पड़ेगा। और फिर जो है वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के कबाड़ का मूल्य निर्धारित करेगा जो नए वाहन को की शोरूम से बाहर निकलते समय देय मूल्य का 4 से 6% होगा। तो इसकी जो समय सारणी है लगभग जो है ये 1 अक्टूबर 2021 से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो है डिटेलिंग है। और अनिवार्य फिटनेस प्रशिक्षण 1 जून 2024 तक, भारी वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस अनिवार्य जांच 1 अप्रैल 2023। बस इतना यही इंपॉर्टेंट है, कुछ खास इसमें है नहीं। और ये वाली न्यूज़ अपेडा और इससे रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे लिए है इकोनॉमिक शॉर्ट न्यूज़। तो इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI। तो देखिए हमारा जो मंत्रिमंडल है उसने 20,000 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ जो है DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक को जो है मंजूरी दे दी है। देखिए ये DFI क्या होगा, तो देखिए DFI जो है इसको कहेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई हमको अवसंरचना बनानी हो, जैसे मान लीजिए कोई सड़क का निर्माण करना हो राज्य सरकार के द्वारा, तो वो लोन में पैसा लाती है। लोन में पैसा बैंकों से जो है लाया जाता है। लेकिन देखिए बैंक जो है लॉन्ग टर्म के जो लोन्स होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इतने लॉन्ग टर्म के लोन्स जो हैं बैंकों के द्वारा नहीं दिए जा सकते, इसीलिए ये DFI बनाया गया है ताकि जो है इसमें जो फंड होगा वो फंड कहाँ से आएगा, तो जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल तरीके से जो सरकार के पास फंड आता है उसको सरकार इसके अंदर रखेगी और जो भी विकासात्मक कार्य होंगे उसका जो फंड होगा वो यहाँ से वो जो है प्रक्षेपित करेगी, यानी कि यहाँ से जो है वो फंड रिलीज़ किया जाएगा।
अब देखिए, इस संस्थान से देश में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि कोष जो है वो बनाया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक अनुदान 5,000 करोड़ का होगा तथा इतनी राशि तक का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखने योग्य बात है, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है ये हालांकि यूपीएससी के अंदर जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि डीएफआई से आप क्या समझते हैं, या डीएफआई के लिए 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन गलत स्टेटमेंट है, वो आपको पकड़ना होगा। फिर देखिए, अमेरिका बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। यानी कि हम जो है तेल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, यानी कि आयात पर निर्भर हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम तेल कहाँ से मंगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तेल हम मंगाते हैं इराक से, फिर आता था सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की जगह ले ली है किसने, अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद में जैसे नाइजीरिया है या संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ से हम तेल की आपूर्ति करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सबका क्रम भी दे रखा है, तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। फिर देखिए, फिनटेक कंपनियों का मूल्यांकन वर्ष 2025 तक 150 से 160 अरब डॉलर होगा। तो ये एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने कहा है कि फिनटेक जो कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी संगठन है, उसके जो है जो उसका वैल्यूएशन है वो इंक्रीज़ होने वाला है। तो हालांकि अब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि इसको डिटेल में देखें। भूरा कोयला ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रादेशिक परिदृश्य पे, यानी कि स्टेट न्यूज़ पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ योजनाएं आएंगी। मैं आपको जो है इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, प्रादेशिक परिदृश्य में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप बजट को अच्छे तरीके से पढ़िए, इकोनॉमिक रिव्यू को अच्छी तरीके से पढ़िए, इकोनॉमिक्स के टर्म्स को अच्छे से पढ़िए। दूसरी चीज़ आपको जो पढ़नी चाहिए वो है योजनाएं। योजनाओं में अधिकतर सवाल आते हैं। जैसे आरएस की बात करूँ तो भामाशाह योजना पे पिछली बार भी सवाल था, ठीक है। राजश्री योजना पे सवाल था, अन्नपूर्णा रसोई योजना पे सवाल था। तो आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें फोकस अगर आप देखें स्टेट न्यूज़ में तो यही फोकस उनका रहता है। अगर आप आरएस स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है राजस्थान के खिलाड़ियों के बारे में भी, जो कि अनसुने से नाम हैं, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि ये खिलाड़ी किस चीज़ से संबंधित है और खेलों के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स वाला जो है वो 20 नंबर का पेपर अलग से होता है, तो वो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और हाँ, जो राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जैसे राजस्थान रत्न का पुरस्कार है, तो अगर राजस्थान के किसी लेखक को कोई पुरस्कार मिला है या किसी लेखक का निधन हुआ है, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं पर्सन इन न्यूज़, ये भी आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलिए हम जो है हमारा जो प्रादेशिक परिदृश्य है उसको स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड जो है उसका गठन किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक यानी कि नेचुरोपैथी, आप जानते ही हैं नेचुरोपैथी एंड योगा, उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए एक जो नियामक ढांचा है उसको तैयार किया है जिसका नाम है राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा विकास बोर्ड। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, देखिए अगर कोई भी चीज़ रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जैसे सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है तो वो स्टॉक एक्सचेंज और इनमें रेगुलेशन का कार्य करती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये एक जो विकास बोर्ड बनाया गया, ये क्या करेगा कि भाई जितने भी इस प्रकार के प्राकृतिक या योग नेचुरोपैथी से रिलेटेड जो संस्थान है उसके ऊपर जो है सर्विलेंस का कार्य जो है ये करेगा और उनको बढ़ावा देने का कार्य जो है ये करेगा। अब देखिए इसमें कौन अध्यक्ष है और कौन अध्यक्ष नहीं है वो आप छोड़िए, क्योंकि कई चीज़ें दे रखी, ये पदेन सदस्य होगा, ये इसका विभाग का ये होगा, उसको छोड़िए आप। तो इसका कार्यालय कहाँ पर होगा, प्रताप नगर जयपुर के अंदर जो है इसका कार्यालय होगा। इससे होगा क्या, इस बोर्ड के गठन से योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। संस्थानों में क्वालिटी युक्त शिक्षा और इलाज की मॉनिटरिंग आसान होगी। योग व प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों के काम पर नज़र जो है वो रखी जा सकेगी। ये मैंने कहा आपको सर्विलेंस रखने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 जो है वो पारित किया गया है। तो नगर पालिका जो है इसको ध्वनि मत से जो है पारित किया, यानी वॉइस वोट से हमारी राजस्थान की विधानसभा के अंदर पारित कर दिया गया है। तो इसको जो है इस विधेयक के द्वारा जो नगर निकाय हैं उनमें मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है। संशोधन के पश्चात नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है और नगर परिषद में 6 से बढ़ाकर 8 और नगर पालिकाओं में 4 से बढ़ाकर 6 इनकी जो सदस्य संख्या है उनको बढ़ा दिया गया है। मनोनीत पार्षदों में, मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड जो होते हैं, उन पार्षदों में एक विशेष योग्यजन को शामिल किए जाने के लिए विधेयक में संशोधन किया गया है, यानी कि जो दिव्यांग होता है उनको जो है शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। इसके अलावा विशेष योग्यजन संतान को 2 संतानों के राइडर में शामिल नहीं करने के लिए भी जो है प्रावधान किया गया है। फिर है राजस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2021 पारित। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें जोड़े गए नए प्रावधानों में फर्जी दस्तावेज और गलत तथ्यों के जरिए अवैध तरीके से ज़मीन आवंटन कराने वाले
कराने वालों का रजिस्टर्ड पट्टा निरस्त करने का अधिकार अब जेडीए आदि सभी निकायों को जो है वो दे दिया गया है। अब तक इसके लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, अब ये पावर जो है ट्रिब्यूनल के पास या निकाय के पास ही होगा। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए अजिताभ शर्मा वाटर स्टीवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया। ये है कौन? तो देखिए शासन सचिव हैं। कौन से विभाग के? तो राजस्थान के खान, पेट्रोलियम और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख शासन सचिव हैं ये। इनको जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और सतत योगदान के लिए जो है वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो है बाईपोल्स हो रहे हैं, जिसको कि हम उपचुनाव कहते हैं, यानी कि जो सीटें खाली होती है उसके ऊपर जब चुनाव कराया जाता है तो उसको उपचुनाव कहा जाता है। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की रिक्त चली आ रही 4 सीटों में 3 सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद के लिए उपचुनाव कार्यक्रम जो है घोषित किया है। चौथी विधानसभा सीट वल्लभनगर के उपचुनाव का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है। तो अब सीटों के नाम अपने को पता ही है। उल्लेखनीय सहाड़ा सीट से जो है कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी और सुजानगढ़ सीट से मास्टर भंवरलाल के निधन के कारण रिक्तियां हुई थी। वहीं राजसमंद सीट से विधायक किरण महेश्वरी के निधन के कारण जो है वो रिक्तियां हुई थी। इसके कारण जो है यहाँ पर दोबारा से चुनाव करवाए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो है 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन को जो है वो मंजूरी दी गई है। तो ये मंत्रिमंडल का जो है फैसला था। और इसमें देखिए कि मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य बजट में इन नगर पालिकाओं के गठन की घोषणा की थी। जैसे करौली में सपोटरा, जयपुर में बस्सी, पावटा और प्रागपुरा, बाना के अंदर अटरू, भरतपुर के अंदर उज्जैन, सीकरी। और इस तरीके से जो है इन 12 जिलों के अंदर जो है नगर पालिकाओं को, निम्न नगर पालिकाओं को जो है मंजूरी मिली है। फिर देखिए भिवाड़ी राजस्थान का सर्वाधिक प्रदूषित शहर। ये जो हमने जो IQ रिपोर्ट पढ़ी थी स्विट्जरलैंड वाली, आप याद कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। तो उसके अंदर अगर मैंने आपको तब भी पढ़ाया था, उस लिस्ट के अंदर भिवाड़ी का भी नाम था। तो राजस्थान का भिवाड़ी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर है उसके अंदर शामिल इसको किया गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब और किन किन को शामिल किया गया है। तो 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में शामिल राजस्थान के प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं? तो भिवाड़ी है, जोधपुर है, पाली है, जयपुर है, ठीक है, कोटा, अलवर, अजमेर और गुरेला। ठीक, फिर देखते हैं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना की इकाई 8 सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज जो है वो कर दी गई है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको याद रखिएगा कि पोल्यूशन के अंदर जो है ये जो स्विट्जरलैंड वाली जो रिपोर्ट है IQ रैंकिंग, उसके अंदर जो है सबसे प्रदूषित जो हमारा जिला है वो कौन सा है? तो भिवाड़ी है और उसके बाद जोधपुर का था। बाकी याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, भिवाड़ी कहाँ है? अलवर के अंदर है। फिर हम आ जाते हैं हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर, जिसको मैंने जो है टेलीग्राम पे भी शेयर किया था आपसे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। आप जानते हैं कि भारत में एक आयुष्मान भारत नाम की योजना चल रही है। तो ये चिरंजीवी योजना जो है उसी का ही एक तरीके से आप जो है एक्सटेंशन कह लीजिए। उसके अंदर तो फिर भी जो है कुछ लोगों को जो है कम लोग उसमें सम्मिलित हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ये सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। सभी नागरिकों को, राजस्थान के सभी नागरिकों को जो है ये योजना, इसका लाभ जो है वो मिलेगा। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या याद करनी है कि इसकी घोषणा कब हुई? तो 18 मार्च 2021 को हुई। और ये शुरू कब होगी? तो 1 मई 2021 से जो है ये क्रियान्वित की जाएगी। ठीक है, 3500 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना जो है, तो देखिए ये जो योजना है ये 35,000 करोड़ के बजट परिव्यय से जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसकी घोषणा बजट में की थी। और इस योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्लान के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का हेल्थ कवर जो है वो मिलेगा। राज्य इस मॉडल के तहत निवारक देखभाल उपाय, प्राथमिक देखभाल उपाय और उपचारात्मक देखभाल उपाय करेगा। ये उपाय WHO की सिफारिशों के अनुसार किए जाएंगे। यह आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी को भी जो है वो कवर करेगा। इस योजना का लाभ वो सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों से भी प्राप्त कर सकेंगे। फिर देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों के साथ साथ अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से संविदाकर्मी, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जो है वो भी मिल पाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50% राशि पर वार्षिक 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो सकेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है योजना है। इसका एक एक प्रावधान जो है, जो भी दे रखा है मैगजीन में, उसको आप याद
याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जो भामाशाह योजना पे क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था। टेक्निकल इन द सेंस कि ऐसे पॉइंट्स उठा के उन्होंने रख रखे थे और आपको जो है उसका आंसर करना था। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, क्योंकि देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है राजस्थान जिसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया है अपने राज्य के निवासियों को। अब देखते हैं इसका क्रियान्वित तो कितना हो पाता है, लेकिन योजना अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही शानदार योजना है। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं उनको छोड़िए आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि और भी मंत्रिमंडलीय निर्णय लिए जाते हैं तो वो जो है उसको छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने क्या क्या कार्य किए हैं। पहला देखते हैं विद्या संबल योजना। फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सत्र 2020-21 में नवसृजित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था के लिए विद्या संबल योजना जो है इसको आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत सत्र 2018-19 से 2020-21 तक नवसृजित राजकीय महाविद्यालयों में यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो है आमंत्रित किया जाएगा। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे विद्या संबल योजना का जो संबंध है वो किससे है, तो जो राजकीय महाविद्यालय होते हैं वहाँ पर फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए जो है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो है यूजीसी की जो जैसे नेट वगैरह करे हुए जो लोग होते हैं उनको जो है इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो ये विद्या संबल योजना है। फिर रेस योजना जो किया है, तो देखिए रेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिसोर्स असिस्टेंट एंड कॉलेज विद एक्सीलेंस। ठीक है, तो गुणवत्ता सुधार और आवश्यकता परक सुदृढ़ प्रबंधन के लिए इस योजना को चलाया गया है। और इस योजना ने महाविद्यालयों की मांग आधारित व्यवस्थाओं जिनमें शिक्षण, प्रबंधन, भौतिक संसाधन, वित्तीय सहायता के रूप में महाविद्यालयों की बड़ी मदद की है। फिर देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। तो देखिए कालीबाई का नाम आप जानते होंगे, डूंगरपुर की एक छात्रा थी, और जब उनके स्कूल के अंदर जो है स्कूल बंद कराने के लिए जो है व्यक्ति आए थे, तब इन्होंने जो है उनका डटकर मुकाबला किया था, और वो जो है उस गोली से जो है उस भिड़ंत में ही जो है गोली से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के नाम पर जो है डूंगरपुर के अंदर जो है एक स्टैचू भी बना हुआ है। ठीक है, और वो स्टैचू जो है किसी एक लेक के पास में है। उस लेक का नाम जो है सागर बोलते हैं, हालांकि उसको उस लेक का जो नाम है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना जो है ये जो है छात्रों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है ये आरंभ की गई है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण क्या क्या है तो हम देख लेते हैं एक बार, कोई इंपॉर्टेंट हो तो। हाँ, यहाँ देखिए कि अति पिछड़ा वर्ग जिसको जो हम कहते हैं एमबीसी वर्ग, ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास को 5% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण का जो है वो लाभ दिया गया है। मूक बधिर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 वर्ष की बाध्यता को समाप्त जो है वो कर दिया गया है। तो ये कुछ छोटे मोटे कार्य इन्होंने किए हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आया है। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसके अंतर्गत जो 2020-21 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें जो है राजस्थान ने दूसरा स्थान जो है वो हासिल किया है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देश के 669 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के बारे में भी थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के 3 जो पर्यटक स्थलों का जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के रूप में जो है चयन किया गया है। कौन से 3 पर्यटक स्थल हैं, तो कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर का किला है, रामदेवरा है। ठीक है, इनको जो है स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, और ये योजना किसकी है, तो केंद्र सरकार की ये योजना है। तो देखिए वस्तुतः जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छ प्रतिष्ठा स्थल यानी कि स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस पहल के 4th चरण के तहत स्वच्छ पर्यटन स्थलों के तौर पर परिवर्तित करने के लिए 12 प्रतिष्ठित स्थलों के चयन की घोषणा की है, जिनमें राजस्थान के इन पर्यटक स्थलों को शामिल किया गया है। 12 स्थान चयनित किए हैं, राजस्थान के 3 है, नाम याद रखिएगा तीनों के, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये 12 कौन कौन से हैं तो इतने तो इंपॉर्टेंट है नहीं। राजस्थान के 3 हैं, मध्य प्रदेश का एक सांची स्तूप, महाराष्ट्र का अजंता की गुफाएं, तेलंगाना का गोलकुंडा फोर्ट और ओडिशा का सूर्य मंदिर, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, डल झील जम्मू कश्मीर की, उत्तर प्रदेश के 2 स्थल हैं, बांके बिहारी मंदिर और आगरा का किला, और पश्चिम बंगाल का कालीघाट मंदिर कोलकाता। ठीक है,
ये है क्या? तो देखिए, स्वच्छ प्रतिष्ठित पहल समस्त भारत में 100 स्थानों की सफाई पर केंद्रित है। ये सभी स्थल अपनी विरासत या धार्मिक जो भी उनकी सांस्कृतिक पहचान है और वहाँ सफाई का कार्य किया जाएगा, ताकि जो है ये एक पर्यटक स्थल के रूप में और इसको बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट किया जा सके। ठीक है, जैसे राजस्थान में कई सारी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन यूनेस्को के जो 5 किले हैं, यूनेस्को की जो हेरिटेज जो साइट है उसमें सम्मिलित जो 5 किले हैं उनका अपना अलग महत्व है। तो यानी कि जो भी कोई आता है तो चित्तौड़गढ़ का किला सब जानते हैं, भटनेर का किला बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। तो ये उद्देश्य होता है इन सारी योजनाओं का। फिर देखिए, इस उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, उसके द्वारा शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के साथ जो है साझेदारी भी की जा रही है। तो ये थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि 3 जिले हमारे कौन से जो है 3 प्लेसेस को उन्होंने इंक्लूड किया है, तो वो हमें याद रखना है। जैसलमेर है, एक आपका रामदेवरा है, और तीसरा हमारा कौन सा है, कहाँ गया, कुंभलगढ़ का किला है जो कि राजसमंद में है। ये क्वेश्चन भी आया था कि कुंभलगढ़ का किला जो है निम्न में से किस जिले में है। ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये राजसमंद में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाने की तो मेरी इच्छा है, लेकिन टाइम जो है हो गया है, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर जो है आप बोर हो जाएंगे। तो 30 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। तो देखिए, इतना जो पढ़ा उससे कोई एक सवाल निकल करके आ रहा है। देखें, इस सवाल का आंसर अपन देख पाते हैं नहीं। पिछली बार तो क्या है, हर मैगजीन में ये लोग जो भी हमारा हम पढ़ते थे, जैसे प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ा तो उसके बाद क्वेश्चंस देते थे। तो इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ पीछे जो है एक पेज क्वेश्चन का जो हमेशा होता है सिर्फ वही है। इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब क्या ही बनाने हैं, आपने इतना पढ़ा है तो आप अपने हिसाब से ही देख सकते हैं ना। तो अब देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है घोषित की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना प्रदेश में कब से शुरू की जाएगी? तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं। तो 1 मई 2021 से जो है इसको शुरू किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। तो हम प्रादेशिक परिदृश्य का जो आधा न्यूज़ है उसको कल जो है कंटिन्यू करेंगे, और पुरस्कार और सम्मान जो हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है भाई, अगर न्यूज़पेपर अपन नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने को जो है इसको जो है पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ जो है वो कब से किया गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहले अन्नपूर्णा वाला जो योजना था उसी का नाम बदल दिया इन्होंने, इंदिरा रसोई योजना कर दिया है। अब इसको कब से शुरू किया जा रहा है वो बताएंगे आप। ये भी आप बता सकते हैं कि कौन सी नदी जो है सांबर झील में गिरती है। तो ये किसी एग्ज़ाम का पेपर है, इसको भी हम अटेम्प्ट करेंगे, चिंता मत कीजिए, इसको पूरा पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या इसमें क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, इससे अपना रिविज़न ही होगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ऑल, थैंक यू सो मच।